अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज सियासत की बिसात पे शतरंज के तहत हम लोग गुफ्तगू करेंगे कैसे इस मुल्क में पार्टियों की सरकार बनती थी और कैसे इस मुल्क में सरकार एक नाम में बदल गया, एक पहचान और एक सिंबल में बदल गया। आइए यूपीए के सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं। यूपीए 2 के ज़माने में लौटते हैं, जिसमें यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों ही कार्यकाल में भारतवर्ष में, राजनीति में, देश में बहुत अच्छे कार्य हुए और ख़ास तौर पे वित्त में और कृषि में बहुत ज़्यादा बेहतर काम हुआ है। और जन कल्याण के बहुत सारी स्कीमें जो सोनिया गांधी जी ने ख़ास तौर पे ज़ोर दे के चलाई थी, उसके बहुत सारे असरात और इम्पैक्ट आए। उनके पास जो 10-15 बुद्धिजीवियों की एक टीम थी, वो सबकी बात सुनती भी थी। ख़ासकर अनाज के सिलसिले में जो दराज की बातों की जो अहमियत के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो बहुत अहम है। क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दो बातों को जोड़ते हुए कि कांग्रेस ने इस देश को क्या कुछ दिया है, उन तमाम पूरे इतिहास में न जाते हुए सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड के लिए मैं कह दूं कि राजीव गांधी इस भारतवर्ष के आईटी के जनक हैं। और आज जिस समय काल में हम हैं, तो आईटी के वजह से चीज़ें कितनी सुगम हुई हैं वो आपको पता है। बहरहाल आज का जो मौजू है, जो विषय है, जो टॉपिक है, वो ये है कि कैसे कोई राजनीति में पार्टी से भी एक बड़ा ब्रांड हो जाता है। आइए शुरू करते हैं 2014 से पहले की उन कहानियों को, और उससे पहले भी 4-5-6 साल पहले की कहानियों को, जब कोई एक शख्स इंडियन पॉलिटिक्स में ये बात बताता है कि कैसे आप ये जान पाएंगे कि कौन सी सीट आप जीत रहे हैं और कौन सी सीट आप हार जाएंगे। वो मॉड्यूल तय हुआ था जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में उससे एक स्टैटिस्टिक्स के ज़रिया ये बात सामने ले आया जाता था कि आने वाले रिज़ल्ट कैसे हो सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, उस पर बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी उसमें रिसर्च है, बहुत सारे उसके टूल्स भी हैं। बहरहाल और उनकी मुलाकात होती है गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी से, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ये बात समझ में आ जाती है कि इस आदमी में जो क्षमता है, वो क्षमता बहुत अपार है। और वहीं से एक बात शुरू होती है, वहीं से शुरू होता है भारतवर्ष के राजनीति में स्टारडम का। भारत देश में राजनीति का स्टारडम होना वहाँ से शुरू होता है और एक नई कहानी शुरू होती है। आप ये देखें कि किस तरह से एक सरकार को किसी एक नाम के प्रचार के ब्रांड में बदल दिया जाता है, और वो कोई अचानक से नहीं होता। आज जो भी विपक्ष की पार्टियां इस बात के लिए तैयार नहीं बैठी हैं या इनकी हिम्मत नहीं होती है, उनको समझना होगा कि कोई ये 1-2 दिन का किस्सा नहीं रहा है। इसमें 4 से 5-6 साल लगे हैं, प्रचारित करके एक ब्रांड बनाया गया है। कैसे लोगों के जहन में एक नाम बैठा दिया जाए, माध्यम कौन सा होगा, प्रिंट मीडिया में क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या करना है, दूसरी जगहों पे क्या होगा, मौत प्रचार में क्या होगा, आपके कैडर में कौन लोग किस तरह से काम करेंगे, कार्यकर्ता क्या कहेंगे, इशू क्या बनाना है, प्रचारित क्या करना है, और चुनाव के टाइम में कौन से सवाल खड़े करने हैं। ये सारे के सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं और अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग हिस्सा है, और इन तमाम पे काम पेपर वर्क किया जाता है और किया जाता रहा है। धीरे धीरे चाहे वो चाय की चर्चा हो या प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, प्रधानमंत्री से मुलाकात हो,
यानी कि वो सिलसिले के सारे इवेंट्स उसमें जोड़े गए, किए गए और उस पर भरपूर काम किया गया। इससे यूपीए 2 की जो सरकार जब चुनाव में वो जाने लग गई, उससे पहले जो काम होना था वो करीब करीब काम हो चुका था। बात बदल गई थी, स्लोगन बदल गया था और भारतवर्ष की राजनीति में मोदी का चेहरा इतना बड़ा हो गया था कि अब की बार मोदी सरकार ये नारा और ये स्लोगन शुरू हो गया। दरअसल सबसे पहले जो एक नेता, एक शख्स के ब्रांडिंग की जो बात है, उसमें नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को इतना उभार के, इतना बढ़ा के बनाया गया कि, और ख़ास तौर पे हिंदुत्व के साथ मिलाकर, क्योंकि तमाम पार्टियों को ये मान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ 73% जो वोट है वो हिंदुओं का वोट है, तो जाहिर है हम हिंदुत्व की बात तो करेंगे। हमें अगर मत प्रतिशत लेके आना है तो क्या हम हिंदू हो के ज़्यादा मत प्रतिशत ला सकते हैं या किसी और दूसरे नाम से ला सकते हैं, वो बात समझनी होगी। एक बात। दूसरी बात ये थी कि नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना बड़ा और इतना ब्रांड इतना बड़ा बना दिया गया कि वहाँ पे पार्टी छोटी लगने लगी। तब ये बात नहीं हो रही थी कि भाजपा की सरकार बनाएंगे, ये बात हो रही थी कि मोदी की सरकार बनाएंगे, मोदी सरकार आएगी। विपक्ष के पार्टियों को, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आए कि बड़ी चालाकी से मोदी ब्रांड को एक धर्म चिन्ह के तौर पे बदल दिया गया है। मन मानस में ये बात कहीं ना कहीं जनता के जहन में बैठा दी गई कि मोदी जी से अच्छे कोई नहीं हो सकते। तो धीरे धीरे उनका स्वरूप जो है, जैसे भगवान स्वरूप जो चरित्र आ जाता है, वो बनाया भी गया, लाया भी गया और दिखाया भी गया। आप जरा गौर करें कि जिस नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सिर्फ गुजराती अस्मिता की बात की हो और उस पर चुनाव जीता हो, वही नरेंद्र मोदी जो है पूरे भारतवर्ष में एक इतने बड़े देश में प्रधानमंत्री बन के आते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गुजरात से सिर्फ 20 लोकसभा की सीटें आती हैं। जाहिर है अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो पहचान पूरे भारतवर्ष में न बनाया होता तो इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं होती। लेकिन एक बात तो आप बिल्कुल ध्यान दें कि इस जो ब्रांडिंग थी, जो प्रचार माध्यम था, जो उनके पेपर वर्क्स थे, उसमें एक बात तय है कि मोदी एक ब्रांड के तौर पर बदले गए और मोदी एक बड़े ब्रांड के तौर पर बनाए गए। और आज मोदी हर तरह से अपनी ब्रांड की रक्षा करना और करते हैं। लेकिन 2-3 इधर चुनावों में, ख़ास तौर पे मैं दिल्ली की बात कहूँगा और कहीं ना कहीं बिहार में भी, और बंगाल ने उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया और ये बताया कि आपके तमाम ब्रांडिंग के बाद भी कहीं भी आप अजय पार्टी नहीं बन पाए हैं और आपकी बड़ी करारी हार हो सकती है। दिल्ली ने इन्हें अलर्ट करने का मौका दिया था और बंगाल ने तो बिल्कुल चित ही कर दिया। अब सवाल ये खड़ा है कि आने वाले चुनाव लोकसभा में क्या कुछ होना है और क्या कुछ होगा। मेरी जो समझ है वो सिर्फ इतनी सी समझ है कि मुझे नहीं लगता कि राज्य स्तरीय चुनाव में नरेंद्र मोदी बहुत फैक्टर हो सकते हैं। मुझे ये भी नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे बहुत सारे चुनाव लड़ने चाहिए। झारखंड के चुनाव को भी आप देखें, यहाँ भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बहुत सारी रैलियाँ हुई। तो अगर आप गौर से चीज़ों को परखेंगे, देखेंगे, तो यहाँ तक तो बहुत दुरुस्त है कि तमाम तकलीफ़ों के बाद लोग कहते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। वो इसलिए भी अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को ये साइन जा रहा है कि दूसरी तरफ से, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे मुसलमानों का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो या सीएए का मुद्दा हो, वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप थोड़ी तकलीफ़ में भी रहें तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये जो विभाजन है, और देखिए मैं इस पर कुछ कहना और ज़्यादा नहीं चाहूँगा। राजनीति में बिल्कुल सबको अपना एक हक है। हर पार्टी ये कोशिश करेगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मत मिले। अगर वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये उनकी विचारधारा है, ये इनकी आइडियोलॉजी है, तो ये उनकी अपनी आइडियोलॉजी है और उस पर वो कार्यरत हैं और वो कर रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने का कोई मतलब
नहीं निकलता है। हाँ, ये ज़रूर देखने वाली बात है कि विपक्ष के तमाम पार्टियों को ये गौर करना पड़ेगा कि आप 33% में वो आज इस तरह से विराजमान हो गए हैं, जिसमें सब पूरा का पूरा देश उनको लगता है कि मेरे ही लिए है और मेरे ही कब्जे में है, तो आप 67% के लोग क्यों नहीं इस ध्यान में आते हैं कि आपको क्या करना है। इतने बड़े बड़े ब्लंडर जब आप करते हैं, अब आसाम के चुनावों के हवाले से देखिए, अगर कांग्रेस ने कहाँ जाके गठबंधन कर लिया, सारी पार्टियां अलग अलग, मेरे जैसे लोग बोलते रह गए कि भाई सबको अलग लड़ना है, अगर कल को सरकार बनाने के नंबर्स आपके पास आ जाएं तो आप कॉलिशन करके सरकार बना लीजिए। पर आपने बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के साथ जाकर एक साइन दे दिया, वो एक नुकसानदेह पहलू रहा है। और भाजपा ने भी अब बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करना शुरू कर दिया है। तो लेकिन जैसे कांग्रेस की बड़ी बड़ी गलतियों से भाजपा ने बहुत सारे फ़ायदे उठाए, बहुत सारा मौक़ों को उन्होंने अपने जीत में बदला। अब आपको देखना ये होगा कि आज से जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के सत्तासीन से हो रहा है, उसको आप अपने लिए कितने मौके में बदल देंगे, अपने लिए कितने फ़ायदे में बदल देंगे। आप उनसे कौन सी लड़ाई लड़ सकते हैं, आप उनसे कितनी दूर की लड़ाई लड़ सकते हैं, आप उनसे कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि 360 और 380 और 425 रुपये जब गैस के सिलेंडर हुआ करते थे, तो चाहे इनके कोई भी लीडर हो, मैं उन लीडरों का नाम लेके कोई प्रचार करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन सड़क सड़क पे नुक्कड़ पे सभाएं होती थी और ये लगता था कि पता नहीं रसोई की गैस कितने महंगे हो गए हैं और जनता कितनी परेशान है इस महंगाई से। अगर प्याज के दाम 50-60 रुपये हो गए तो फिर कौन सी आफत आ गई, या फिर आप ये देखें पेट्रोल 60-70 रुपये हो जाए तो वो एक बड़ी आफत जैसी बात हो जाती थी। आज 100 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, आज 100 रुपये डीजल होने को है, तब कौन सी बात है और विपक्ष कहाँ है और कौन से महंगाई का रोना रो रहे हैं आप। आज दूसरे वेव में, इस कोरोना काल में, इस पैंडेमिक में सरकार के जो कार्य होने थे उसमें ये बड़ा फेल्योर रहा है, लेकिन कौन इस विपक्ष इसको जनता के साथ लेके और जनता के गुस्से को और उभारने का काम कर रहा है और अपने स्पेस को बनाने का काम कर रहा है। बहुत गौर व खोज करना पड़ेगा। और कोई भी पार्टी अगर सोचती ये है कि हम यूं ही सत्ता में वापसी करेंगे और लौट जाएंगे, ये बड़ा संघर्ष का मामला है, बड़े मेहनत का मामला है। अगर आप सोचते हैं कि एसी रूम के कमरे में बैठ के पॉलिटिक्स की जा सकती है और जनसेवा किया जा सकता है, तो बड़ा मुश्किल मरहला है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और मेरी निगाह देख रही है कि यूपी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन वो बदलाव तब आएगा जब विपक्ष के तमाम पार्टियों की तरफ से गलतियाँ बहुत कम से कम की जा सकें। गलतियाँ तो होंगी, पर जितनी कम से कम गलतियाँ हों तब आप भाजपा को वहाँ डिफीट कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा भी अभी 6-7 महीने की जो देरी है वो भी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। मैं विपक्ष के पार्टियों से भी कहूँगा कि वो भी अपनी तैयारी में लग जाएं। राजनीति में बगैर प्लान, बगैर अप्रूवमेंट के साथ कोई भी जीत आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको तय करना होगा कि आप इस चुनाव को लड़ेंगे कैसे और किस तरह से लड़ेंगे। आज इस गुफ्तगू में बस इतनी सी बात। आइंदा किसी वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे और बातें होंगी। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़, शब्बा।